नमस्कार। आज हम भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर गहराई से चर्चा करेंगे, यानी भारत के राष्ट्रपति। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं, वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के नोट्स की तरह हैं। तो चलिए इन नोट्स के जरिए हम राष्ट्रपति पद की संवैधानिक स्थिति, उनकी योग्यता, चुनाव प्रक्रिया, इन सब पर एक-एक करके बात करते हैं। बिल्कुल। हमारा लक्ष्य होगा कि इन नोट्स में दी गई हर एक जानकारी को सरल और स्पष्ट भाषा में समझा जाए, ताकि हर बिंदु आसानी से याद हो सके। तो चलिए सबसे पहले राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति को समझते हैं। अनुच्छेद 52 से शुरुआत करते हैं। अनुच्छेद 52 बहुत सीधा है। वो बस ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये एक तरह से पद की स्थापना करता है। और अनुच्छेद 53? हाँ, असली बात अनुच्छेद 53 में है। इसके अनुसार संघ की सारी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होगी। इसका मतलब है कि देश के शासन की बागडोर औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के हाथ में होती है। इसके अलावा राष्ट्रपति को भारत का राष्ट्राध्यक्ष और भारत का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। और भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति होते हैं, यानी तीनों सेनाओं के प्रमुख। उन्हें प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री परिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करने का और उन्हें पद से हटाने का भी अधिकार है। हालांकि ये समझना जरूरी है कि राष्ट्रपति एक नाम मात्र के मुखिया के रूप में कार्य करते हैं और राष्ट्र की एकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि राष्ट्रपति की शक्तियां ज्यादातर औपचारिक होती हैं और वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल में निहित होती हैं। बिल्कुल सही। और एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाने के तुरंत बाद राष्ट्रपति का पद अस्तित्व में आ गया था। चलिए अब इस पर आते हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए और नामांकन प्रक्रिया क्या है। अनुच्छेद 58 में योग्यताओं का जिक्र है। पहली शर्त है कि उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी, उनकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरी योग्यता है कि उनमें लोकसभा का सदस्य बनने की सभी योग्यताएं पूरी होनी चाहिए। और चौथी शर्त? चौथी शर्त यह है कि वे केंद्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय या अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ का पद धारण ना करते हों। ठीक है, अब नामांकन की प्रक्रिया को समझते हैं। किसी भी उम्मीदवार के नामांकन पत्र पर प्रस्तावक के रूप में कम से कम 50 मतदाताओं के हस्ताक्षर और समर्थक के रूप में भी 50 मतदाताओं के हस्ताक्षर। इसमें एक जमानत राशि का भी प्रावधान है। जी, प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपए की जमानत राशि जमा करनी होती है। इसमें एक ध्यान देने वाली बात है। क्या? अगर उम्मीदवार कुल डाले गए वैध मतों का 16 भाग भी प्राप्त करने में विफल रहता है तो ये राशि जब्त हो जाती है। तो राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? यहाँ निर्वाचक मंडल की भूमिका आती है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 54 में है। तो राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं, बल्कि एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो सवाल उठता है, कौन वोट देता है? इसमें संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। और राज्यों से? राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसमें वोट देते हैं। अब ये भी जानना जरूरी है कि कौन वोट नहीं देता। इसमें सबसे पहले आते हैं संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य यानी नॉमिनेटेड मेंबर्स। इसके अलावा राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषदों के सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हों या मनोनीत। हाँ, और दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य भी राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के पात्र नहीं होते हैं। जी। चलिए अब चुनाव के तरीके पर आते हैं, जैसा कि अनुच्छेद 55 में बताया गया है। राष्ट्रपति चुनाव का तरीका कई चरणों में समझा जा सकता है। सबसे पहले ये एक अप्रत्यक्ष चुनाव है। इसके बाद आती है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। फिर इसमें एकल संक्रमणीय मत पद्धति का उपयोग होता है। और अंत में ये चुनाव गुप्त मतदान के जरिए होता है। अब मतदान प्रक्रिया को देखें। निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य को एक ही मतपत्र मिलता है। मतदान करते समय मतदाता को उम्मीदवारों के नामों के आगे 1, 2, 3, 4 लिखकर अपनी प्राथमिकताएं बतानी होती हैं। मतलब वे बताते हैं कि उनकी पहली पसंद कौन है, दूसरी कौन, और इसी तरह। बिल्कुल ठीक है, अब इस प्रक्रिया के गणित को समझते हैं। हर वोट का मूल्य बराबर नहीं होता। एक विधायक के वोट का मूल्य कैसे निकाला जाता है? विधानसभा सदस्य के वोट का मूल्य निकालने का सूत्र है राज्य की कुल जनसंख्या को राज्य विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग दिया जाता है
और फिर जो संख्या आती है उसे 1000 से भाग दिया जाता है। और एक सांसद के वोट का मूल्य? एक सांसद के वोट का मूल्य निकालने के लिए सभी राज्यों के विधायकों के वोटों के कुल मूल्य को संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग दिया जाता है। और विजेता कैसे घोषित होता है? उसके लिए भी एक कोटा होता है? जी, उसे कोटा कहते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित घोषित होने के लिए किसी उम्मीदवार को एक निश्चित मत कोटा प्राप्त करना आवश्यक होता है। इसका सूत्र है कुल वैध मतों की संख्या को 2 से भाग देकर उसमें 1 जोड़ दिया जाता है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के कार्यकाल और पद की रिक्ति की। अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष का होता है। अगर वे कार्यकाल पूरा होने से पहले पद छोड़ना चाहें तो वे उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र भेजकर कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं। और उन्हें हटाया भी जा सकता है। जी, उन्हें कार्यकाल पूरा होने से पहले महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। क्या एक राष्ट्रपति दोबारा चुने जा सकते हैं? अनुच्छेद 57 के अनुसार राष्ट्रपति अपने उत्तराधिकारी के पदभार ग्रहण करने तक पद पर बने रह सकते हैं और वे किसी भी संख्या में कार्यकाल के लिए पुनर्निर्वाचित होने के पात्र होते हैं। यहाँ से बात और दिलचस्प हो जाती है। अब हम राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया यानी महाभियोग को समझेंगे, जो अनुच्छेद 61 में है। इसका आधार क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का अधिकार संसद के पास केवल एक ही आधार पर है, संविधान का उल्लंघन। और इस प्रक्रिया की प्रकृति क्या है? यह संसद में एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, जिसे क्वाज़ी जुडिशियल प्रोसीजर भी कहते हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा में शुरू की जा सकती है। चलिए इस प्रक्रिया के चरणों को एक-एक करके देखते हैं। पहला कदम यह है कि जिस सदन में प्रक्रिया शुरू की गई हो, उसके कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा आरोपों पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। दूसरा कदम, राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना दी जानी चाहिए। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम, प्रस्ताव को दोनों सदनों द्वारा सदन की कुल सदस्यता के 2/3 विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। और फिर इसके बाद दूसरे सदन द्वारा आरोपों की जांच की जाती है। राष्ट्रपति को ऐसी जांच में उपस्थित होने और अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होता है। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं जो बहुत रोचक हैं। जी, पहला ये कि संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य इसमें भाग ले सकते हैं, जबकि वे चुनाव में भाग नहीं लेते थे। और दूसरा, राज्यों और दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, जबकि वे चुनाव में भाग लेते थे। और सबसे अहम बात यह है कि अब तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। अब देखते हैं कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो क्या होता है। इसका जिक्र अनुच्छेद 62 में है। रिक्ति के क्या कारण हो सकते हैं? रिक्ति के 3 मुख्य कारण हो सकते हैं: मृत्यु, त्यागपत्र या निष्कासन यानी महाभियोग। और पद खाली होने पर चुनाव कितने समय में होना चाहिए? रिक्ति को भरने के लिए चुनाव 6 महीने के भीतर हो जाना चाहिए। उस दौरान कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है? इसके लिए एक पदानुक्रम या हायरार्की है। सबसे पहले उपराष्ट्रपति, यदि वे उपलब्ध न हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश CJI। जी, और यदि वे भी उपलब्ध न हो तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। इसका एक उदाहरण भी है। जी, केवल कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश M हिदायतुल्लाह थे, जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। चलिए अब राष्ट्रपति के न्यायिक शक्तियों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले है नियुक्तियां। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का भी अधिकार है। हाँ, राष्ट्रपति किसी भी विधि या तथ्य संबंधी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं। हालांकि यह सलाह मानने के लिए वे बाध्य नहीं हैं। और चुनाव से जुड़े विवादों का क्या होता है? अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी शंकाओं और विवादों की जांच और निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा। राष्ट्रपति की एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है क्षमादान की शक्ति, जो अनुच्छेद 72 में दी गई है। इसका दायरा क्या है? यह शक्ति 3 मामलों में लागू होती है। पहला, सैन्य न्यायालय यानी कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा। दूसरा, संघीय कानून के विरुद्ध अपराध। और तीसरा, मृत्युदंड के मामले। इस शक्ति की प्रकृति के बारे में भी कुछ खास बातें हैं? जी, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति न्यायपालिका से स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। ये एक कार्यपालिका शक्ति है, न्यायिक नहीं। और ये भी महत्वपूर्ण है कि इस शक्ति का प्रयोग करते समय राष्ट्रपति एक अपील न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करते हैं। बिल्कुल,
ठीक है, अब क्षमादान के अलग-अलग प्रकारों को समझते हैं। पहला है क्षमा यानी पार्डन। यह सजा और दोष सिद्धि दोनों को हटा देता है और अपराधी को पूरी तरह से मुक्त कर देता है। दूसरा है लघुकरण या कॉम्यूटेशन। इसमें सजा के प्रकार को बदलकर उसे हल्का कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदलना। तीसरा है परिहार, रिमिशन। इसमें सजा की प्रकृति बदले बिना उसकी अवधि कम कर दी जाती है, जैसे 2 वर्ष की सजा को 1 वर्ष करना। चौथा है विराम या रेस्पाइट। इसमें किसी विशेष कारण जैसे गर्भावस्था या शारीरिक अक्षमता से मूल सजा के स्थान पर कम सजा दी जाती है। और पांचवा है प्रविलंबन, जिसे रिप्रीव कहते हैं। इसका अर्थ है सजा, विशेषकर मृत्युदंड के कार्यान्वयन पर अस्थायी रोक लगाना। इसका उद्देश्य क्षमा या रूपांतरण की मांग करने के लिए समय देना होता है। अब आते हैं अनुच्छेद 123 पर, जो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। इसकी परिभाषा है अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को संसद के सत्रवासान के समय, यानी जब संसद का सत्र न चल रहा हो, अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। इसकी कुछ शर्तें भी हैं। पहली शर्त है कि ये केवल तभी जारी किया जा सकता है जब संसद के दोनों सदन या कोई एक सदन सत्र में न हो। दूसरी शर्त, अध्यादेश केवल उन्हीं विषयों पर जारी किया जा सकता है जिन पर संसद कानून बना सकती है। और इन अध्यादेशों का प्रभाव क्या होता है? इन अध्यादेशों में संसद के अधिनियम के समान ही कानूनी बल होता है, लेकिन ये अस्थायी प्रकृति के होते हैं। इसका एक ऐतिहासिक पहलू भी दिया गया है। जी, ये व्यवस्था 1861 में लागू की गई थी और 1947 तक लगभग 400 अध्यादेश जारी किए गए थे। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की वीटो शक्ति की, जो अनुच्छेद 111 के तहत आती है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कानूनों की सावधानीपूर्वक जांच की जाए और वे संविधान का उल्लंघन न करें। वीटो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आत्यंतिक वीटो या एब्सोल्यूट वीटो। इसका मतलब है विधेयक को पूर्ण रूप से अस्वीकृत कर देना। ऐसा होने पर विधेयक कानून नहीं बनता है। दूसरा है निलंबनकारी वीटो या सस्पेंसिव वीटो। इसमें राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं। यदि विधायिका इसे फिर से पारित कर देती है तो वीटो रद्द हो जाता है और राष्ट्रपति को सहमति देनी पड़ती है। और तीसरा है पॉकेट वीटो। इसमें राष्ट्रपति विधेयक पर कोई कार्रवाई नहीं करते, न मंजूरी देते हैं, न खारिज करते हैं। विधेयक अनिश्चित काल के लिए लंबित रहता है। और आखिर में चलिए भारत के अब तक के सभी राष्ट्रपतियों की सूची पर एक नजर डालते हैं। सूची डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से शुरू होती है, जो 1950 से 62 तक रहे, और वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक जाती हैं, जिन्होंने 2022 में पदभार संभाला। इस सूची में कुछ खास बातें भी हाईलाइट की गई हैं। जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल सबसे लंबा था। फखरुद्दीन अली अहमद के कार्यकाल के दौरान बीडी जत्ती ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया और नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए थे। तो इस पूरी चर्चा का क्या मतलब निकलता है? हमने देखा कि राष्ट्रपति का पद औपचारिक प्रमुख होने के साथ साथ कई महत्वपूर्ण संवैधानिक शक्तियों और जिम्मेदारियों से भरा है। यह पद देश की एकता और संविधान के संरक्षक का प्रतीक है। यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है। इन नोट्स में ये बताया गया है कि आज तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। इस तथ्य से हम इस पद की स्थिरता, भारत की राजनीतिक सहमति या फिर संविधान द्वारा इस कठोर प्रक्रिया के लिए निर्धारित की गई उच्च बाधाओं के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? ये एक विचार करने योग्य प्रश्न है।